नमस्कार। जब दुनिया में देशों के बीच तनातनी होती है तो उसे एक बड़ी जंग में बदलने से कैसे रोका जाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के पास शांति बनाए रखने के लिए क्या तरीके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देशों की आपसी बहस को जंग बनने से कैसे रोका जाता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले शांति का मूल नियम क्या है, फिर देखेंगे कि कौन से डिप्लोमैटिक तरीके अपनाए जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका होती है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत की बात करेंगे और आखिर में शांति के लिए बने पूरे ग्लोबल स्ट्रक्चर पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम नियम से। ये वो बुनियादी नियम है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सार है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का ये एक वाक्य ही पूरी कहानी कहता है। ये हर सदस्य देश पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वो अपने सारे झगड़े शांति से ही सुलझाएं, इस तरह से कि दुनिया की शांति, सुरक्षा और न्याय पर कोई आंच ना आए। तो सवाल उठता है कि ये शांतिपूर्ण तरीके हैं क्या? यहीं पर एंट्री होती है डिप्लोमैटिक टूल बॉक्स की। इसे आप किसी भी विवाद को सुलझाने की सीढ़ी का पहला पायदान समझ सकते हैं। यूएन चार्टर में इन 7 तरीकों का जिक्र है। ये किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उठाए जाने वाले पहले कदम हैं। इनमें सीधी बातचीत से लेकर किसी तीसरे पक्ष की मदद लेना तक शामिल है। मतलब देशों को पहले इनमें से ही कोई रास्ता आजमाना होता है। अब इन तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसे कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। मीडिएशन में कोई तीसरा पक्ष सिर्फ एक सुझाव देता है, जिसे मानना या न मानना देशों पर है। लेकिन आर्बिट्रेशन में एक ट्रिब्यूनल का फैसला आता है जो दोनों पक्षों को मानना ही पड़ता है। तो एक महज सलाह है और दूसरा एक बाध्यकारी कानून। लेकिन तब क्या होता है जब शुरुआती डिप्लोमैटिक कोशिशें फेल हो जाती हैं? तब मामला पहुंचता है संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के पास। जरा सोचिए, अगर ये सारे तरीके नाकाफी साबित हों तो? अगर बातचीत, मध्यस्थता, इन सब से कोई हल ही न निकले? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर शांति से बात नहीं बनती तो विवाद को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को सौंप दिया जाता है, और ये प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और सीरियस स्टेप माना जाता है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वो किसी भी झगड़े की जांच कर सकती है, ये पता लगा सकती है कि क्या इससे दुनिया की शांति को खतरा है, और देशों से शांति से मामला सुलझाने को कह सकती है। और अगर जरूरत पड़े तो शांति के लिए एक्शन लेने की मंजूरी भी दे सकती है। अब हम आते हैं सीढ़ी के अगले पायदान पर। यह वो जगह है जहां देशों के बीच कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम आईसीजे भी कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा न्यायिक अंग है। बॉर्डर विवाद से लेकर ताकत के इस्तेमाल तक के मामले ये कोर्ट सुनता है। और सबसे जरूरी बात, इसके फैसले शामिल सभी पार्टियों को मानने ही पड़ते हैं। और ये सब सिर्फ किताबों में नहीं है, असल में ऐसा हुआ है। इतिहास में कई बड़े मामले हैं, जैसे 1949 का कॉर्फू चैनल केस या 1986 का निकारागुआ बनाम यूएसए मामला, जहां आईसीजे ने शांति के इन्हीं सिद्धांतों को जबरदस्ती लागू करवाया। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे तक ही सीमित नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यूएन चार्टर खुद कहता है कि क्षेत्रीय संगठन भी शांति स्थापित करने में मदद करें। इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन हो या अफ्रीकन यूनियन, ये संगठन अपने इलाके के झगड़े पहले खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए यूएन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी परतें, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड कोर्ट और क्षेत्रीय संगठन, ये सब मिलकर दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम बनाती हैं ताकि झगड़ों को शांति से सुलझाया जा सके। ये पूरा ढांचा इसीलिए डिजाइन किया गया है कि तनाव को बढ़ने से रोका जाए। तो हमारे पास शांति के लिए इतना बड़ा और इतना व्यवस्थित सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये दुनिया लड़ाइयों और झगड़ों से भरी क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि यह सिस्टम असल में कितना कामयाब है और कितना नहीं।